आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल हमने वर्ल्ड वॉर वन पे लेक्चर लिया और आज हम देखेंगे इसके आफ्टर मैथ। वर्ल्ड वॉर वन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझना मतलब आसान तो है लेकिन काफी बड़ा है। तो वैसे भी हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है जो मैंने आपको पिछली बार समझा ही दिया था। लगभग 50 मिनट का लेक्चर था। दूसरा पार्ट है इसका, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ क्या और कैसे वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है। तो ये लेक्चर 13 है वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको पता ही है मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस पे नए हैं, 1 सेकंड लगेगा, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि टेरिटोरियल चेंजेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं लेक्चर की अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है पीडीएफ इसकी स्टडी ग्लोस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अपलोड हो जाती है। साथ ही साथ सारी लेक्चर्स की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए वर्ल्ड वॉर वन ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। वर्ल्ड वॉर वन क्या था, 1914 से शुरू हुआ, 28 जुलाई 1914 और नवंबर 1918 तक चला। 1919 तक ही हम गिनते हैं क्योंकि सब ट्रीटी वीटी सब कुछ ले लाके ये 5 साल तक था, 1919 तक। ठीक है, अल्टीमेटली 1919 में सब कुछ शांत हुआ। मैंने आपको बताया कि फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है, इनकी हत्या से, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी से थे, इनकी हत्या से ये पूरा का पूरा वॉर शुरू हुआ। इधर सर्बिया ने क्या किया, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इन्वेड कर दिया विद द बैकिंग ऑफ जर्मनी। और इधर रशिया और सर्बिया भाई भाई, तो सर्बिया भिड़ गया ऑस्ट्रिया हंगरी से और जर्मनी से। फिर ब्रिटिश आ गया, फ्रेंच आ गया, अमेरिका आ गया। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1918 में वॉर खत्म हुआ। ठीक है, ये सब मैंने कवर किया वर्ल्ड वॉर वन। एक एक चीज बताई है, तो आप देख लीजिएगा बैकग्राउंड, वॉर कैसे हुआ और उसके बाद फिर ये खत्म कैसे हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है, वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो ये अलाइड पावर्स थे। आपको पता ही है पूरी दुनिया लड़ रही थी। सेंट्रल पावर्स आपको याद रखने हैं बस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन की हालत सबसे खराब हुई थी, लेकिन ऑटोमन को फायदा भी बहुत ज्यादा पहुंचा था। कैसे, अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये था वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़े एम्पायर थे उस समय के। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर बहुत बड़ा था और रशियन एम्पायर भी बड़ा था, एक्सपैंड हो रहा था। ठीक है, ये वाला जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, इस पे आधिपत्य चाहता था रशिया, क्योंकि सब कुछ यहीं से तो होके जाएगा ना, यूरोप। तो इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर ये वाला एरिया, इसको एनाटोलियन रीजन कहते थे। ठीक है, अब एनाटोलिया की बात करें तो यहीं पे ही था ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर जो था वो इस एरिया पे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे 500-600 साल तक रूल कर रहा था। मतलब 1453 से लेकर स्लैविक पे, मतलब बाल्कन्स जो थे, बाल्कन नेशंस, उन पे आधिपत्य था। लेकिन 19th 20th सेंचुरी आते आते ऑटोमन की जो पावर थी वो डिक्लाइनिंग फेज में जा रही थी। ठीक है, मतलब बाल्कन वॉर्स हुए तो वहां पे देशों ने आजादी ले ली। फिर साथ ही साथ वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रशिया और ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा था ऑटोमन की तरफ। तो ऑटोमन डिक्लाइनिंग फेज में था। ठीक है, और ऑटोमन क्या हुआ, जब ये वॉर खत्म हुआ तो भैया देखो ऑटोमन किसकी तरफ से लड़ रहा था, सेंट्रल पावर्स की तरफ से। तो जब ऑटोमन सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहा था तो अब तो हार गया। तो अब क्या हुआ, ये ऑटोमन एम्पायर जो कि काफी बड़ा था, इसको ये सब बांटने वाले थे। बेसिकली बिग फोर। बिग फोर, जब भी हम बिग फोर की बात करें तो उसमें आता है ब्रिटिश, अमेरिका, इटली और रशिया नहीं आता है। ब्रिटिश, अमेरिका, इटली और फ्रांस, ये बिग फोर थे। ठीक है, तो ये सब मिलके ऑटोमन एम्पायर को बांटने वाले थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी इतना बड़े अंपायर, ऑस्ट्रिया हंगरी क्योंकि हार गया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग कर दिया। तो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ये आप याद रखिएगा, आज ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, और हंगरी अलग है। हंगरी की कैपिटल क्या है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को अलग कर दिया और ऑटोमन एम्पायर को तो बिल्कुल बांटने की तैयारी थी। समझ रहे हैं? तो जब ये प्लान सामने लेके आए ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद खलीफा की भी पूरी पावर जो थी वो छीन ली गई वर्ल्ड वॉर वन से। देखो क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ने क्या किया, खलीफा की पूरी ताकत छीन ली। भारत में क्या चल रहा है, भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी से क्या बोला गया था, गांधी जी से बोला गया था कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा तो हम आपको आजादी देने के बारे में सोचेंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश जीता, तो ब्रिटिश ने आजादी तो छोड़ो, ऐसे उसने बहुत देशों के साथ वादा किया था, कुर्दों के साथ वादा किया था, इसराइलियों के साथ, किसी को कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो क्या हुआ,
ये जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, गांधी जी का मूड खराब हुआ। और भी बहुत सारे रीजंस थे, जलियांवाला बाग था, फिर इधर चंपारण सत्याग्रह, हालत बहुत खराब थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। मुस्लिमों के लिए क्या, अब देखिए ऑटोमन में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर में खलीफा की पूरी ताकत छीन ली गई। समझ रहे हैं, सब कुछ ब्रिटिश के अंडर आ गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर यानी कि खलीफा की ताकत जो छीनी। यहां पे शौकत ब्रदर्स ने क्या किया, और गांधी जी ने बोला चलो खिलाफत मूवमेंट शुरू करो। समझ रहे हैं, ये ऑटोमन एम्पायर के था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, केमल पाशा अतातुर्क, जिनको फादर ऑफ टर्की भी बोला जाता है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से टर्की को अलग कर लिया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें से छोटा सा एरिया टर्की मिल गया और टर्की बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, 1922 में टर्की आ गया। समझ गए, मतलब अतातुर्क ने। तो यहां पे इनकी पावर, ऑटोमन एम्पायर की तो ये जो प्रॉब्लम थी वो सुलट गई। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मन, जितनी भी जर्मन कॉलोनीज थी उनको छीन लिया गया, और जर्मनी के 10% एरिया को भी छीन लिया गया। बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई दोस्तों, हम उस ट्रीटीज में नहीं जाएंगे, ना ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने सेपरेटली भी ट्रीटी की। ठीक है, देशों से सेपरेट ट्रीटी भी की, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, फिर एक लुजियाना ट्रीटी थी, बहुत सारी ट्रीटी, बैलफोर डिक्लेरेशन, साइक्स पिकॉट्स एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटियों का बाप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, सबसे इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की ही वजह से वर्ल्ड वॉर टू, इसका जो बेस है ना, ये 1919 में ही तैयार हो गया था। समझ गए, तो अब ये ट्रीटी थी क्या, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो जब जर्मनी हारा, तो जर्मनी सबसे बड़ी ताकत थी, 1871 में जर्मनी को यूनाइट किया गया था। ठीक है, तो जब जर्मनी हारा तो इधर सामने थे एलाइड पावर्स, मैंने बताया ना पूरी दुनिया सामने बैठी हुई थी, और इधर था जर्मनी, अकेला जर्मनी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जून 1919 में वर्सेल, जो पेरिस में बहुत बड़ा पैलेस था राजा का, वर्सेल, वहां पे बुलाया, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बोला जाता है, क्योंकि इस पैलेस में साइन हुई थी। समझ रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत यह था कि जर्मनी की वजह से यह वॉर शुरू हुआ, यह युद्ध शुरू हुआ, तो जर्मनी को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसने युद्ध शुरू किया है, तुम्हारी वजह से युद्ध शुरू हुआ, तुमने इतना नुकसान किया, आओ हमको पैसा दो, हम कुछ नहीं जानते। समझ रहे हैं, अब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन से आया था। ठीक है, जर्मनी का ऑलरेडी बहुत पैसा लगा हुआ था। ये वही ऐसी बात हो गई कि आप मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं। ठीक है, क्योंकि जर्मनी 1914 तक बहुत बड़ा, मैंने बताया ना 1871 में जब जर्मनी यूनाइट हुआ था तो जर्मनी बहुत ताकतवर हो गया था। जर्मनी ने 1871 से लेकर 1914 तक अपने आप को बहुत ताकतवर, इसका सबसे बड़ा रीजन था साइंस एंड टेक। जर्मनी इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था। जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी, लीप्जिग यूनिवर्सिटी, भैया अल्बर्ट आइंस्टीन भी तो यहीं पढ़े थे ना। तो हम यहां पे देखते हैं बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी, सब जर्मनी पढ़ने जाते थे। और जहां यूनिवर्सिटी अच्छी है वो देशन अपने आप डेवलप करेगा, क्योंकि वहां पर रिसर्च डेवलप अच्छी होगी। तो जर्मनी जो है बड़ा ताकतवर था। लेकिन आप बहुत अमीर इंसान हैं, उसके बाद आप सब लुट गया है आपका, ऊपर से आपके प्रतिद्वंदी आपको बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, लेकिन जो तुमने हमारा नुकसान किया है वो भी तुमको भरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वर्ल्ड वॉर वन में हो रहा था। जर्मनी के, भाई वॉर है, 4 साल तक वॉर चला, जर्मनी के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, सब चला गया जर्मनी के पास से। ऊपर से यहां पे बोला गया पैसा दो वॉर का, तो जर्मनी लुटी पिटी रियासत, वो कहां से पैसा देगा। समझ रहे हैं, तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स थे। लेकिन दोस्तों आप इसमें जर्मनी से ज्यादा सिंपैथी मत रखिएगा। हाँ, इसका क्रिटिसिज्म होता है, ये जो ट्रीटी थी इसको सुधारा जा सकता था, लेकिन यहां पे दोस्तों आप ज्यादा सिंपैथी मत रखिए। क्यों, इसलिए क्योंकि भाई जर्मनी को क्या ये पता नहीं था कि अगर वो वॉर हारेगा तो क्या होगा। दोस्तों 60 लाख सिविलियंस मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने गई, अगर आप मिलिट्री सबको मिला दें। ठीक है, इतने लोग मारे गए इसमें, और ये सब जर्मनी की वजह से। समझ रहे हैं, इस सबको रोका जा सकता था। क्यों वॉर में जाने की जरूरत थी, नहीं थी, लेकिन जर्मनी गया। ठीक है, हालांकि एलाइड पावर्स की भी गलती है यहां पे। ठीक है, खाली अकेला जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात करें तो वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स उस समय दिए थे। वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यही हीरो की तरह आए थे, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने एंट्री ली थी जर्मनी हार गया था। ठीक है, तो अमेरिका की बात उस समय मानी जा रही थी। तो अमेरिका यहां पे वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स थे जो कि अल्टीमेटली ट्रीटी में भी रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या थी,
पहले क्या था, अभी मैंने बताया ना कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले बहुत सारी सीक्रेट ट्रीटीज होती थी, क्या कि अगर तुम पे हमला होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, इस तरीके की ट्रीटीज होती थी। इसी से तो पूरा वॉर शुरू हुआ, ठीक है। वरना आप खुद ही सोचिए, फ्रांस का सर्बिया से क्या लेना देना, सॉरी, फ्रांस का ऑस्ट्रिया हंगरी से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। यूके का ऑस्ट्रिया हंगरी से क्या लेना देना, लेकिन क्योंकि ट्रीटी से बंधे हुए थे, ठीक है, सब लोग, तो वॉर में कूद गए। तो अब से कोई भी सीक्रेट ट्रीटी होगी ही नहीं, डिप्लोमेसी पब्लिक होगी, समझ रहे हैं। उसके बाद फ्री ट्रेड, फ्री नेविगेशन, किसी का आधिपत्य नहीं होगा समुद्र पे, और फ्री ट्रेड होगा। कैपिटलिस्टिक पॉलिसी यहां से शुरू होगी, हालांकि कैपिटलिस्टिक पॉलिसी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म पे मेरा लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो तो खैर 13-14 सेंचुरी से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सारे देश अपने जो जखीरे है ना, जो जखीरा है हथियारों का, उसको कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सही रूलिंग्स होगी, जो कॉलोनीज हैं, जैसे ब्रिटिश की, भारत ब्रिटिश की कॉलोनी, वहां पे सही से रूल करो। रशिया की टेरिटरीज को रिस्टोर करो और उसको फ्री करो, ठीक है। कुछ रशिया की टेरिटरीज जर्मनी के पास थी, बेल्जियम जर्मनी के पास, उसको आजादी दो पूरी तरीके से। एल्सेक लोरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ह्यूमिलिएटिंग, एल्सेक लोरेन 1871 में, 1870 में, याद करिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि 1870 में जब प्रूसिया प्रूसिया जो था वो जर्मनी के मतलब अब तो जर्मनी ही है वो पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। तो प्रूसिया, फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था, तो एल्सेक लोरेन किसके पास आ गया था, बिस्मार्क के पास, और ये 1871 के पास इनके पास था। सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब इस ट्रीटी में बोल दिया जर्मनी एल्सेक लोरेन दे फ्रांस को, और फ्रांस को पूरी तरीके से लिबरेट करो, समझ रहे हैं। तो ये चीज, उसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस दो, ऑस्ट्रिया को अलग किया गया, हंगरी को अलग किया गया, और सेल्फ डिटर्मिनेशन हो उनका, ठीक है। बाल्कन स्टेट जो कि ऑटोमन एम्पायर के पास था, ठीक है, अब तो इनको आजादी मिली गई थी, एक के बाद एक, रोमानिया हो गया, सर्बिया, इधर सबने आजादी ले ही ली थी, बोस्निया हो गया। तो बाल्कन स्टेट को आजादी दो, उनका पूरा आजादी उनकी बनी रहे और कोई भी इनको फ्यूचर में अटैक ना करे, समझ रहे हैं। और जो टर्क्स है, ठीक है, उनको भी सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब सेल्फ रूल और सेल्फ डिटर्मिनेशन की आजादी होनी चाहिए, तो टर्की बन गया, समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट पोलैंड को क्रिएट करो, ठीक है, और उसके बाद एक जनरल एसोसिएशन हो। तो इससे क्या हुआ, जनरल एसोसिएशन हो ताकि आगे कोई इस तरीके का युद्ध ना हो, और अगर युद्ध हो भी तो बैठ के टेबल पे आराम से यार को चाय पी के, चाय पे चर्चा कर सके और वॉर को टाल सके। तो इसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, और अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं था, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, जो कि बाद में 1945 के बाद यही यूनाइटेड नेशंस बना, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। अब हम ट्रीटी के टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। ये तो 14 पॉइंट थे, और ज्यादातर पॉइंट जो है वो ट्रीटी में इंक्लूड किए गए, ज्यादातर क्या, सारे ही पॉइंट इनफैक्ट ट्रीटी में इंक्लूड किए गए, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, अगर मैंने लगाई कि नहीं, फोटो नहीं लगाई, शिट, कोई बात नहीं। वो फोटो में क्या था, वो फोटो में आप देखेंगे तो वर्सेल का पैलेस है, और वो आपको मिल जाएगी नेट पे। सामने एक टेबल है, टेबल के इस साइड जर्मनी बैठा हुआ है, और सर झुका है जर्मनी का, और इधर सारे के सारे एलाइड पावर सर उठा के बैठे हुए हैं, और जर्मनी उस पेपर पे साइन कर रहा है। बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ओपन हुई 18 जनवरी 1919, और ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 1871 में एम्परर विल्हम का इसी दिन कोरोनेशन हुआ था, समझ रहे हैं। अब दोस्तों ये जब पीस ट्रीटी, मतलब ये जब पीस कॉन्फ्रेंस ओपन हुई, तो यहां पे जो एलाइड पावर्स थे, जो बिग फोर थे, ठीक है, फ्रांस, इटली, अमेरिका और ब्रिटिश, इन सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। ये चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने पे हमको जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, और कंसेंसस बना ही नहीं, सबके सब लालची, सबके सब भिड़िए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ही दोस्त है यहां पे सच्चा। तो बिग फोर लीडर्स जो थे वो सब क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे, जैसे वुड्रो विल्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, डेविड लॉयड, जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जॉर्ज क्लेमेंशू ऑफ फ्रांस, ठीक है, और विक्टोरिया ऑरलैंडो ऑफ इटली, ये सब चाहते थे, चारों चाहते थे कि हमको जो ट्रीटी है वो हम अपने हिसाब से उसको फ्रेम करें, और हमको जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा। अब हम देखते हैं, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जो जर्मनी है और
बाकी जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, ये सब जितने भी ये जो डिफीटेड पावर्स थे, ये कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। रशिया भी नहीं था क्योंकि रशिया बाहर था। ये डिफीटेड पावर्स कोई भी कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था। जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्यों आएंगे? जो जीते हैं वही तो बैठेंगे ना। उन्हीं जो हारे हुए हैं उनके लिए ट्रीटी बनाई जा रही है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि इसके टर्म्स क्या थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिग फोर चाहते क्या थे। देखो, फ्रांस क्या चाहता था? फ्रांस की हालत खराब हो गई थी। जर्मनी ने ऐसा अटैक किया था। बेल्जियम और फ्रांस को तो जर्मनी ने ले ही लिया था अपने पास। तो फ्रांस ये चाहता था जर्मनी को इतना कमजोर कर दो कि दोबारा युद्ध के बारे में अगर सोचे भी तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। इतना कमजोर करो जर्मनी को। तो जर्मनी से सबसे पहले तो हैवी रेपरेशंस। रेपरेशंस क्या? जो युद्ध में तुमने नुकसान किया उसके पैसे दो, भरपाई करो उसकी। तो जर्मनी से रेपरेशंस लो। रेपरेशंस ऑफ वॉर जर्मनी ने भरे भी। इसकी आर्मी को बिल्कुल कम कर दो, समझ रहे, ताकि अगली बार वॉर हो ही ना। लॉयड जॉर्ज चाहते थे बिल्कुल उल्टा। लॉयड जॉर्ज चाहते थे फ्रांस से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, लॉयड जॉर्ज चाहते थे, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहीं से आया, सिर्फ प्रॉफिट दिखता था। ब्रिटेन चाहता था नहीं नहीं, जर्मनी को रिबिल्ड करो, उसको रिबिल्ड करो। हाँ, मिलिट्री मिलिट्री पावर उसकी ना बढ़ाओ, लेकिन उसको जर्मनी को रिबिल्ड करो, ताकि जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है हमारे लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एम्पायर है। क्यों? ट्रेडिंग पार्टनर बहुत बढ़िया है। तो हम जर्मनी को एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। और इसको सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ग्रेट ब्रिटेन को। ये लॉर्ड जॉर्ज। ऑरलैंडो क्या कहते थे? ऑरलैंडो चाहते थे इटली के पास ज्यादा एरिया आ जाए। ठीक है, और इटली का इंफ्लुएंस जो है वो बना रहे। समझ रहे हैं? वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के थे, वो वुड्रो विल्सन थोड़े से सही थे। ठीक है, वुड्रो विल्सन की यहां पे जो मांगे थी, उन्होंने सबको लेके, सारे देशों को लेके चला। तो इस बात में तो आपको इनकी दाद देनी पड़ेगी। वुड्रो विल्सन चाहते थे कि ये नहीं, बिल्कुल इटली जो मांग रहा है, ठीक है, काफी टेरिटरी मांग रहा है, ये नहीं हो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि फिर वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स दिए और वो फिर सबने मारे भी। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन होती है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या कहता था? सबसे पहले तो जर्मनी का जो 10% एरिया है वो हमको वापस मिलेगा। ठीक है, जर्मनी ने अपना 10% एरिया खो दिया। समझ गए? उसके बाद जर्मनी का पूरा डीमिलिटराइजेशन होगा। जर्मनी अपनी मिलिट्री अब बढ़ा ही नहीं सकता। 1 करोड़ से ज्यादा यहां पे अगर जर्मनी की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे जो सिपाही थे और सब फुली ट्रेंड वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे। तो अब से ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको लिमिट कर देंगे हम। तो एक तरीके से जर्मनी को पावरलेस कर दिया। टूथलेस टाइगर जर्मनी हो गया। आर्टिकल 231 में वॉर गिल्ट क्लॉज था। यह क्या था कि जर्मनी ने जो हमारे साथ किया है उसकी भरपाई तो जर्मनी करेगा। रेपरेशंस ऑफ वॉर, जो नुकसान किया है जर्मनी ने उसको भरेगा। ये आर्टिकल्स है दोस्तों। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स थे। ठीक है, 250 पेज की बकायदा पूरी ट्रीटी थी, है ना। तो अब हमको वो तो नहीं जानना है। ठीक है, इतने मतलब बहुत अच्छे खासे इसमें आर्टिकल्स थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लीजिए। और 30 नेशंस ने भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, 30 देश आए थे जो कि एलाइड पावर्स ही थे। उसके बाद दोस्तों 440 आर्टिकल्स थे। अब वैसे तो अमेरिका की कांग्रेस ने इसको नवंबर 1919 में रेटिफाई करने से मना कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बस आप देख लीजिए। बहुत सारे आर्टिकल्स थे लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या थे आप देख लीजिए। आर्टिकल 45 से 40 से 45, मतलब 45 और 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो जर्मनी के पास कोल माइंस थी, ठीक है, वो फ्रांस को दे देगा। जर्मनी, देखिए, कोयले से एनर्जी मिलती है और वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने इसका बहुत अच्छे से यूज किया। तो फ्रांस क्या चाहता था कि दोबारा ऐसा जर्मनी ना करे। तो जर्मनी की जो कोल माइंस है सार बेसिन में, वो फ्रांस को दे देगा। समझ रहे हैं? और आर्टिकल 51 सबसे इंपॉर्टेंट, एल्सेक लॉरेन फ्रांस को दे देगा, जो कि 1871 में प्रूसिया ने फ्रांस से छीना था। आर्टिकल 42 से 44 और आर्टिकल 180 ने क्या बोला था? राइन रिवर के अलोंग जो फोर्टिफिकेशन है, जहां से जर्मन फोर्सेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया था फ्रांस को, वो सब खत्म करो। आर्टिकल 80 क्या कहता था? ऑस्ट्रिया को जर्मनी पूरी आजादी देगा और उसकी आजादी की रिस्पेक्ट करेगा। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गए। आर्टिकल 81 और 86 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के पास था। अभी मैं इसको बताऊंगा, जब ये आर्टिकल खत्म करूंगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के पास था, लेकिन अब चेकोस्लोवाकिया आजाद हो गया। तो जर्मनी इस आजादी को रिस्पेक्ट करेगा। जर्मनी की जो कॉलोनीज थी अफ्रीका में, चाइना में,
चाइना में थोड़े कुछ एरिया जर्मनी के पास थे, बहुत नहीं, ठीक है। उसको पूरी तरीके से छीन लिया गया। आर्टिकल 159 से 163 क्या कहता था? 20 लाख की आर्मी थी जर्मनी की वर्ल्ड वॉर वन में, लेकिन उसको 1 लाख से कम में रिड्यूस कर दिया गया। तो जर्मनी की आर्मी का साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया और इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। नेवी को पूरा कमजोर कर दिया गया आर्टिकल 181 से 197 तक। दोस्तों आपको ये आर्टिकल बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 181 से लेकर 197 तक क्या हुआ था? जर्मनी की नेवी और जर्मनी की एयरफोर्स को एकदम खत्म ही कर दिया था। नाम मात्र की एयरफोर्स रह गई थी इनकी, एयरफोर्स और नेवी। खाली 6 बैटलशिप, 6 लाइट क्रूजर्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स और 12 टॉर्पीडो बोट्स, ठीक है। ये इनकी नेवल फोर्सेस थी, सॉरी, आर्टिकल 181 से लेकर 197 तक। और एयरफोर्स में भी आर्टिकल 198 से लेकर 202 तक। यहां पे जर्मनी की भी एयरफोर्स बहुत ही, खाली 100 सी प्लेन्स, वो भी बस। कोई युद्ध का सामान जर्मनी को दिया ही नहीं। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को, मतलब जो यहां पे इन्फेंट्री थी, उसको रिड्यूस कर दिया यहां पे एलाइड पावर्स ने। आर्टिकल 227 से लेकर 230 तक वॉर क्राइम ट्रायल चलाई जाएंगी, ठीक है। यहां पे बाकायदा ट्रिब्यूनल बैठाई जाएगी। काइजर विलम की वजह से वॉर हुआ और इन्हीं को ही इनको सजा मिलेगी। आप समझ रहे हैं? काइजर विलम टू ने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया और जो भी इन्वॉल्व थे उन पे वॉर ट्रायल्स चलाए गए, उन पे मुकदमा चलाया गया। और आर्टिकल 231 तो गिल्ट क्लॉज था, आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 231 यहां पे रेपरेशन ऑफ वॉर देने थे कि जो भी तुमने नुकसान किया अब उसकी भरपाई करो। आज के जमाने में देखिए, 423 बिलियन डॉलर्स, 423 बिलियन, 1 बिलियन 1 लाख करोड़ होता है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 423 बिलियन डॉलर्स जर्मनी को देने थे आज के जमाने के, उस समय के 33 बिलियन डॉलर 1920 में, समझ रहे हैं। तो ये वॉर गिल्ट क्लॉज के नाम से, आर्टिकल 231 थोड़ा सा याद रखिएगा, वॉर गिल्ट क्लॉज के नाम से जाना गया कि तुमने जो नुकसान पहुंचा दो। तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? चेकोस्लोवाकिया वापस ले लिया था, ठीक है। जब हिटलर आया तो हिटलर ने जर्मनी को दोबारा बना दिया और 1938 में जब नेवर चैम्बरलेन से ट्रीटी साइन की, ठीक है, म्यूनिच एग्रीमेंट, तो यही चेकोस्लोवाकिया सबसे पहले हिटलर ने वापस लिया। आप समझ रहे हैं? अभी हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर, इसका अगला चैप्टर राइज ऑफ हिटलर ही है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म की बात करें, यहां पे लीग ऑफ नेशंस बनी ताकि दोबारा कभी भी वॉर ना हो, लेकिन जर्मनी के ऊपर इतने ज्यादा हार्श टर्म्स लगा दिए गए, जर्मनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। समझ रहे हैं? यहां पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ऊपर से और जर्मनी को पैसे देने हैं। अमेरिका वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट लोन्स टू जर्मनी। तो अमेरिका ने ये चीज तो बहुत अच्छी किया। देखिए, जर्मनी के पास पैसा नहीं, तो जर्मनी पैसा कहां से देगा? अमेरिका लोन दे रहा था। अमेरिका लोन दे रहा था जर्मनी को कि लो, हमारे पास से लोन लो, चुका देना बाद में, और अभी पैसा देते रहो, रेपरेशन भरते रहो। समझ रहे हैं? उसके बाद दोस्तों जर्मनी के जो लोग थे उनका मूड खराब हो गया था। इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी, इतनी बुरी बेइज्जती की थी जर्मनी को बैठा के, इनके राजाओं की और सारे लीडर्स की, और ऐसे ऐसे टर्म्स लगाए थे कि ये लोगों को ना मंजूर था। एक तरीके से जर्मनी को पूरा झुका दिया था, पैरों पे गिरा दिया था। समझ रहे हैं? उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 132 बिलियन गोल्ड राइशमार्क्स, जो कि उस समय करेंसी थी जर्मनी की, यानी कि 33 बिलियन डॉलर, आज के जमाने में 423 बिलियन डॉलर, इतना ज्यादा पैसा जर्मनी को देना था। मजाक है क्या? युद्ध के बाद कहां से ऐसा दे पाएंगे? उस समय के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, जॉन मार्ट कीन्स, जेएम कीन्स, जो कि बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स है, एक तरीके से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, इन्होंने बोला था अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा यूरोप कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, पूरा यूरोप कोलैप्स हुआ। वर्ल्ड वॉर टू इसी की वजह से शुरू हुआ। समझ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने का कारण ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, अगर इसको सही से फ्रेम किया होता तो शायद वर्ल्ड वॉर टू शुरू नहीं होता। इसी की ही वजह से उस समय हिटलर का राइज हुआ। हिटलर को देखो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और हिटलर का राइज हो गया। हिटलर ने बोला कि देखो, हिटलर ने क्या बोला? तुम्हारा खोया हुआ गौरव, ये जो तुम्हारी बेइज्जती की है ना, वो मैं वादा करता हूं तुमको लौटा दूंगा। ये लोगों को बताया और लोगों ने हिटलर को हाथों हाथ लिया। समझ रहे हैं? तो जो हिटलर की पार्टी थी, नेजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, उसका भी उदय हुआ। तो एक ट्रीटी की वजह से ये सब कुछ हुआ। आप समझ रहे हैं? अब दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइज ऑफ हिटलर। अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज क्या है? आज है 22 तारीख। अगला पार्ट
25 जून को मैं लेके आऊंगा। समझ रहे हैं? तो लेक्चर 14 इसका 25 जून को आएगा। तो राइज ऑफ हिटलर, और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड वॉर 2 देखेंगे। तो अब हम अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर यहां पे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।